आज हम यहाँ पर विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना करना इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विमाओं के उपयोग में एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना पड़ा था, और उसके बाद अगला उपयोग पड़ा था विमाओं का कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। ये दो उपयोग हो गए थे। अब ये तीसरा उपयोग है कि विमीय विधि द्वारा किसी सूत्र की स्थापना करना। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विमीय विधि के द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, ये भी लिखा जा सकता है इसको। तो देखिए, इसको विमीय विधि के द्वारा किसी सूत्र की स्थापना करना। तो इसमें हम कैसे स्थापित करते हैं, तो इसमें हम पहले ये देखते हैं कि जिस भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करनी है वो भौतिक राशि किन किन अन्य राशियों पर निर्भर करती है। तो यदि यह हमें ज्ञात हो जाए कि भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम विमीय संतुलन के द्वारा उन भौतिक राशियों के संबंध प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम तब विमीय संतुलन के द्वारा उस भौतिक राशि के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, या वो भौतिक राशि जिन अन्य राशियों पर डिपेंड करती है उन सब राशियों के बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम एक सवाल लेके चल रहे हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आता है कि एक सवाल ये आता है कि विमीय विधि द्वारा किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यहाँ पर मैं एक सवाल के रूप में ले रहा हूँ कि कोई तार है जो तनावा है, माना 2 किलो के बीच हमने एक तार ये बांध रखा है, और उस तार पर जो तनाव बल है वो हमको ज्ञात है, और वो तार माना कंपन कर रहा है। तो उस तार के कंपन की आवृत्ति माना n है। ठीक है, तो किसी तने हुए तार की आवृत्ति n है, तार पर लगा हुआ जो तनाव बल है वो F है। ठीक है, माना जो तार है उस तार के एक सिरे पर हमने कुछ बाट लटका दिए, तो उससे उस तार पे जो बल लगेगा, ठीक है, वो कैसे पता होगा कि उस तार पर लटका हुआ भार, वही क्या होगा, तार पे लगा तनाव बल। और तार माना उस तार की लंबाई L है, तार की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली कि तार की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर लंबे तार का द्रव्यमान क्या है, m। तो यानी अगर L लंबाई का तार है तो उसकी लंबाई क्या होगी, जब एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो गया m, तो L लंबाई वाले तार का द्रव्यमान क्या होगा, स्मॉल m इंटू L। वो पूरे तार का द्रव्यमान हो जाएगा स्मॉल m इंटू L। खैर, हम यहाँ पर ये निकाल रहे हैं कि हमें निकालना है इस तने हुए तार की आवृत्ति का सूत्र। तो माना कोई तनावा तार है, उसकी आवृत्ति n जो है, ये जो है उस पर लगे हुए तनाव बल F, तार की लंबाई L और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। यानी जो ये n है ये F, L और m पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इन सब राशियों के बीच के संबंध को पता करने के लिए, इनके संबंध को ज्ञात करने के लिए इसमें हम ये मानेंगे कि माना जो ये आवृत्ति n है, ये तनाव बल F की घात a पर निर्भर करती है। ठीक है, आवृत्ति n तनाव बल F की घात a पर, लंबाई L की घात b तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। सबसे पहले ये लिखा जाता है, ये देखा जाता है कि जैसे आवृत्ति n है ये F, L, m पर निर्भर कर रही है। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि ये आवृत्ति n ये बल की घात a, लंबाई की घात b और एकांक द्रव्यमान की घात c पर निर्भर करती है। सबसे पहले लिखा जाएगा। इसको तब समीकरण रूप में कैसे लिखेंगे कि n इज प्रोपोर्शनल टू F की पावर a, L की पावर b, m की पावर c। ध्यान दें, यहाँ पर m क्या है, m द्रव्यमान नहीं है बल्कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है, और इस m का मात्रक यहाँ पर क्या होगा, इसका मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर, अगर m केस में देखें। ठीक है, इसकी बीमा क्या होगी, कैपिटल M, L की पावर -1। ठीक है, m नहीं होगी इसकी बीमा क्योंकि द्रव्यमान नहीं है, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो हमने n का सूत्र ज्ञात करना है, तो n के सूत्र को ज्ञात करने के लिए हमें मालूम हो गया कि n जो है F, L, m पर निर्भर कर रहा है। तो ये n हम लिख देंगे n F की घात a, L की घात b, m की घात c पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो निर्भर करने के लिए हम ये लगाते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। अब इसको अगर हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर आएगा। तो n बराबर यहाँ पर आ जाएगा एक नियतांक k। जब इसको हटाया जाता है यहाँ पर बराबर आता है, और एक साथ में एक नियतांक क्या आता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि n जो है
इस f की पावर a, l की पावर b और m की पावर c के कुछ गुने के बराबर। तो कितने गुने के बराबर है इसको दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर k लगा दिया, इसलिए हम यहाँ पर इसको k लगा देते हैं और इस अनुक्रमानुपाती को हटा के यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो गया n बराबर k f की पावर a, l की पावर b, m की पावर c, जहाँ की ये k क्या है, k एक विमाहीन नियतांक है। अब दोनों ओर, अब जैसे ये आ गया तो अब यहाँ पर आ गया आवृत्ति n बराबर ये आ गया k, ये पूरा ये k f की पावर a, l की पावर b, m की पावर c। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे n का सूत्र, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है हम यहाँ पे विमाएं लिख देंगे। यहाँ n की विमा यानी आवृत्ति की विमा लिखेंगे, यहाँ जो ये k है, k विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। ये f ये बल है, बल की विमा हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसकी पावर a है तो इस विमा की पावर भी a कर देंगे। ये l है लंबाई, लंबाई की विमा यहाँ पर l लिख देंगे। फिर इस लंबाई की घात b है तो इस विमा की घात भी b कर देंगे। फिर ये m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m l की पावर -1। या m की पावर c है तो इसकी जो विमा है m l की पावर -1, इसकी घात भी क्या कर देंगे, c कर देंगे। तो अर्थात ये जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में, दोनों बाएं पक्ष दाएं पक्ष में हम क्या लिख रहे हैं, विमाएं लिखेंगे। तो पहला स्टेप हो गया ये n इज प्रोपोर्शनल टू ए लिखने का, दूसरा स्टेप हो गया n इक्वल टू ए लिखने का, तीसरे स्टेप में क्या लिखते हैं, यहाँ पर विमाएं लिखते हैं। विमा लिखने के बाद इसको आगे हल करेंगे तो ये आ गया आवृत्ति की विमा क्या होगी, t की पावर -1। ठीक है, तो t की पावर -1 ये ऐसा रखा बड़े कोष्ठ में इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए m की पावर ये कितना आ रहा है a, l की पावर a, t की पावर -2b, ये a पावर अंदर ले आएंगे, इंटू l की पावर b, m की पावर c, l की पावर -c। अब हम क्या करेंगे, m की सब पावर एक साथ लिख देंगे, तो m की पावर a यहाँ से आया और m की पावर c यहाँ से आया, तो m की टोटल पावर क्या हो गया, m इंटू m की पावर हो गई यहाँ पे a प्लस c। अब l की पावर देखिए, l की पावर a यहाँ से आ रहा है, l की पावर b यहाँ से आ रहा है, l की पावर -c यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर l की पावर हो जाएगी a प्लस b माइनस सी, तो l की पावर क्या होगा, a प्लस b माइनस सी। इसी प्रकार से यहाँ पर t की पावर क्या होगी, -2a, और जगह पे t नहीं आया हुआ है, तो तब यहाँ पर जो है ये आ गया t की पावर -1 इक्वल टू m की पावर a प्लस सी, l की पावर a प्लस b माइनस सी, इंटू टी की पावर -2a। यहाँ विमाएँ बड़े कोष्ठ के अंदर होंगी सब जगह पे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जैसे t की पावर -1 था तो इसको हम mlt के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ml तो है नहीं, तो यहाँ पर हम m को प्रकट करने के लिए m की घात 0 लिख देंगे। ठीक है, m की घात 0 मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो m ना होने पर m की घात 0 लिखा जा सकता है, m को प्रकट करने के लिए, l ना होने पर l की घात 0 लिखा जा सकता है, और t की पावर -1 था तो हमने t की पावर -1 लिख दिया, तो इसको क्या लिख दिया mlt के रूप में, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 बराबर यहाँ आ गया m की पावर a प्लस सी इंटू l की पावर a प्लस b माइनस सी इंटू टी की पावर -2a। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप अगले स्टेप में, दोनों तरफ जो घात m l t के रूप में विमाएँ लिखेंगे, यहाँ भी लिख दी विमाएँ m l t के रूप में, यहाँ भी विमाएँ जो है m l t के रूप में लिख दी। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ बाएं पक्ष की जो विमा है ये दाएं पक्ष की विमा के बराबर आ रखा है, तो ये केवल ये विमीय संतुलन कहलाता है। ये विमीय संतुलन केवल तब ही संभव है जब यहाँ के बाएं तरफ के m की घात दाएं तरफ के m की घात के बराबर होगी, बाएं तरफ के l की घात दाएं तरफ के l की घात के बराबर होगी, और बाएं तरफ के t की घात यहाँ दाएं तरफ के t की घात के बराबर होगी, तभी जाके ये विमीय संतुलन संभव है। तो विमीय संतुलन के लिए दोनों तरफ की विमाएँ समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ m की घातों को बराबर करेंगे पहले, तो यहाँ m की घात क्या 0, या m की घात क्या a प्लस सी, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि ये घातें बराबर होंगी तब जाके ये आपस में बराबर रहेंगे ये विमाएँ। तो यहाँ m की घात a प्लस सी इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, समीकरण नंबर 3 मान दिया। यहाँ पर l की घात क्या a प्लस b माइनस सी, यहाँ l की घात क्या 0, तो यानी l की घातें में बराबर होंगी, तो ये लिख दिया a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0, यहाँ के l की घात बराबर यहाँ के l की घात। ठीक है, और यहाँ की t की घात बराबर यहाँ की t की घात, तो क्या जाएगा ये -2a बराबर -1, तो इसको समीकरण नंबर 3 लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 4 लिख दिया, -2a इक्वल टू -1 आया, इसको सॉल्व करने पे आ गया 2a इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू 1/2। तो a का ये मान हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आएगा, a की जगह पर 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू आ जाएगा -1/2,
और फिर ए और सी के जो मान है, ए का मान आ गया 1/2, सी का मान आ गया -1/2। ए और सी के इन मानों को यहाँ समीकरण नंबर 4 में रखा है यहाँ पे ए और सी के स्थान पे। तो बी का मान क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा -1। तो ये यानी यहाँ पर 1/2 आया ए का मान, यहाँ पर क्या माइनस, सी का मान क्या गया -1/2, तो प्लस हो जाएगा वो। तो 1/2 जुड़ के 1 हो गया, तो ये आ गया b + 1 = 0, तो b = -1। तो ये सारा जो है यहाँ से आपको इनको हल करने पे ए बी सी के मान आपको प्राप्त हो गए। तो देखिए इसमें ए का मान 1/2 था, तो हमने समीकरण नंबर 3 में रखा। सी का मान क्या था -1/2। फिर इसको हल करने पे सी का मान क्या आया, ए का मान 1/2, सी का मान -1/2 आया था, जो उनको हमने फिर समीकरण नंबर 4 में रखा। तो एक ये पे 1/2 क्या था, वो a + b - c = 0 था, तो एक ये पे 1/2 आया, प्लस b फिर -c था, तो सी के पे सी का मान रखा = 0। तो ये हल करने पे आ जाएगा b + 1 = 0, b = -1। यानी जो भी बतलाया था आपको कि a = 1/2, b = -1, c = -1/2 आ रहा है। ए बी सी के जो मान आए, इन मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 वही है, कौन सी, कि n = k f की पावर a l की पावर b m की पावर c, जो हमने पहले पढ़ी थी। तो उस समीकरण में ए बी सी के जगह पे हम ए बी सी के इन अंकित मानों को रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इन मानों को रखने पे n = k f की पावर 1/2, l की पावर -1, m की पावर -1/2। अब हम जानते हैं कि m की पावर 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। तो पहले हम इसको सही ढंग से लिखेंगे, n बराबर ये k ऐसे आ गया, f की पावर 1/2 और ये m की पावर -1/2, इसको हर में लेंगे इस वाले स्टेप को। तो ये आ जाएगा k f की पावर 1/2 अपॉन m की पावर 1/2। m की पावर -1/2 जब हर में जाएगा तो घात का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, और ये l की पावर -1 को अगर l को हर में लिया है तो यहाँ पे घात का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा l की पावर -1 हर में जाके 1/l हो जाएगा। तो कहने का मतलब है n बराबर क्या आ जाएगा, ये k f की पावर 1/2 अपॉन m की पावर 1/2 इंटू 1/l। अब देखिए अंश की भी घात 1/2, हर की भी घात 1/2, तो इस घात को हम कॉमन ले लेंगे 1/2। अब 1/2 क्या आ जाएगा, n बराबर k f अपॉन m पूरी की घात 1/2 इंटू 1/l। और 1/2 घात का मतलब होता है उस राशि का वर्गमूल। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया n बराबर k इंटू 1/l, और ये क्या आ गया, वर्गमूल में आ गया, वर्गमूल f अपॉन m। वर्गमूल f अपॉन m का मतलब ही ये है f अपॉन m की घात 1/2। तो n बराबर आ गया यहाँ पे k इंटू 1, k अपॉन l इंटू वर्गमूल f अपॉन m। इसको हल करने पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो n बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, n बराबर k अपॉन l इंटू वर्गमूल f अपॉन m। यहाँ पर k क्या है, विमाहीन नियतांक है, तो हम चाहें यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं कि यहाँ पर आवृत्ति n का जो सूत्र है वो क्या हो गया, आवृत्ति n, ये क्या है, ये था आवृत्ति, तो इसको हमने n से दर्शाया, तो आवृत्ति n बराबर आ गया k अपॉन l इंटू वर्गमूल f अपॉन m। अगर हमें इस विमाहीन नियतांक जो नियतांक है, अगर इसका आंकिक मान सही पता नहीं है तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, कहेंगे यही सूत्र की स्थापना है कि n का सूत्र ये है। परंतु अगर न हो, अगर हमें इसका मान पता है तो हम इसका मान भी लिख देंगे कि प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर, प्रयोगों से प्राप्त परिणाम के आधार पर मतलब अगर हम कोई प्रयोग करें आवृत्ति के लिए और आवृत्ति का मान हमें ज्ञात हो, तनाव बल F ज्ञात हो, स्मॉल m का मान ज्ञात हो, स्मॉल l का मान ज्ञात हो, यानी लंबाई ज्ञात हो, बल ज्ञात हो, एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात हो, आवृत्ति n के मान ज्ञात हो, तो इस समीकरण में रखने पर हम k का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो ये k का मान आता है प्रयोग से, वो आता है 1/2। तो k का मान 1/2 आता है, इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। तो n बराबर आ जाएगा 1/2l इंटू वर्गमूल f अपॉन m। यही आवृत्ति n का सूत्र है यहाँ पे। तो पर ये सूत्र, ये मान, ये वाला सूत्र तभी रखें जबकि हमको ये नियतांक k का मान सही ज्ञात है, तभी रखा जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं इसको। तो n का सूत्र क्या आ गया, 1/2l इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ n = 1/2l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f अपॉन m, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। तो हमने देखा इस आवृत्ति n के सूत्र की स्थापना करने में हमने विमीय विधि का उपयोग किया है, इसीलिए हम कहते हैं कि इस सूत्र की स्थापना हमने विमीय विधि से की है। अब इस विमाओं का जो अगला उपयोग है वो है किसी समीकरण में नियतांकों तथा चरों की विमाएं ज्ञात करना।
कई समीकरण ऐसी होती हैं जिनमें कुछ नियतांक आते हैं, तो हम उन नियतांकों के विमाएं या मात्रक भी हम ज्ञात कर सकते हैं बीमीय विधि से। तो इसके लिए मैं एक सवाल ले रहा हूं, और इसमें हम किस नियम का उपयोग करेंगे कि समान विमाओं वाली भौतिक राशियां ही जोड़ी या घटाई जाती हैं। ध्यान से सुनिए कि समान विमाओं वाली यानी एक जैसी विमाओं वाली राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे लंबाई में हम लंबाई घटाएंगे, लंबाई में हम समय को नहीं घटा सकते हैं। लंबाई में हम लंबाई को जोड़ेंगे, लंबाई में हम समय को या द्रव्यमान को नहीं जोड़ सकते हैं। यानी एक समान राशियां ही आपस में जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो जब समान राशियां आपस में जोड़ी जा सकती हैं, तो यानी जो राशियां आपस में जुड़ या घट रही हैं, तो उन राशियों की विमाएं भी इससे एक समान होंगी और उन राशियों के मात्रक भी एक समान होंगे। तो यहाँ पर हम एक सवाल लेके चल रहे हैं। जैसे सवाल है, ये एक वान डेर वाल्स समीकरण है। वान डेर वाल्स वैज्ञानिक थे, वान डेर वाल्स है वैसे एक्चुअल में। तो वान डेर वाल्स वैज्ञानिकों के उस पर एक समीकरण बनी है। उन्होंने जो वास्तविक गैसें होती है, तो वान डेर वाल्स ने वास्तविक गैसों के लिए एक समीकरण दी थी, और वो समीकरण ये है P + A/v² इंटू v - b = RT। इस समीकरण में A और B नियतांक हैं, P दाब है, V आयतन है और R आदर्श गैस नियतांक है, कैपिटल T क्या है, तापमान है। तो हमें इसमें A और B नियतांकों की विमाएं और मात्रक ज्ञात करना है। दिया है हमें P दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है, T क्या है, ये तापमान है। तो कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए देखिए कि हम किसी विमा का, किसी नियतांक का विमा कैसे ज्ञात करते हैं या उसका मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर अगर हम देखें, ये P + A/v² है, तो यानी P माने दाब, इस दाब में क्या जोड़ रहा है, A/v², तो यानी A/v² भी क्या रहा होगा, दाब ही रहा होगा। अगर P दाब है तो इसमें ये A/v² जो जोड़ा ये भी दाब ही रहा होगा। तो इसका मतलब है कि P की विमा वही होगी जो A/v² की विमा होगी, यानी ठीक है, या A/v² की विमा वही होगी जो P की विमा होगी, क्योंकि ये दोनों समान राशियां रही होंगी तभी ये जोड़े घटाए गए होंगे। ऐसे V - B है, यानी अगर V आयतन है तो B भी क्या होगा, B भी आयतन रहा होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो V की विमा होगी वही B की विमा होगी, जो V का मात्रक होगा वही B का मात्रक होगा। तो पहले हम इस वाले टर्म पे, इस वाले पे अप्लाई कर रहे हैं, P + A/v²। तो यहाँ से हमें ये हिंट मिल गई कि A/v² की विमा बराबर P की विमा। तो इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं कि चूंकि समान विमाओं वाली राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, ठीक है, तो समान विमाओं वाली राशियां ही जोड़ी घटाई जा सकती हैं। तो इसका मतलब है A/v² की विमा बराबर दाब P की विमा। तो यहाँ से हम अब A की विमा बराबर क्या होगा, इस v² को यहाँ लिया देंगे तो अंश में आ जाएगा, ये हो गया A की विमा बराबर दाब P की विमा इंटू V की विमा का स्क्वायर। तो V क्या, आयतन की विमा का स्क्वायर। तो ये हो गया A की विमा बराबर P की विमा इंटू V की विमा का स्क्वायर। ठीक है, अब A की विमा बराबर क्या है, P क्या है, दाब। तो P की विमा की, अब हम दाब की विमा लिखेंगे। दाब की विमा क्या होती है, ml की पावर -1 T की पावर -2। आयतन V की विमा क्या होती है, L की पावर 3, इसका V का स्क्वायर, तो यहाँ अब इसकी विमा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, टोटल पावर ये 3 दूनी 6। तो ये हल करके आ जाएगा ml की पावर -1 T की पावर -2 L की पावर 6। इनको और आगे हल करो तो m की पावर 1, L की पावर क्या 5, ये 6, ये आ गया -1 हो गया 5 और T की पावर -2। तो ये आ गया A की विमा क्या आ गई, ml की पावर 5 T की पावर -2। तो यहाँ से हम A की विमा निकाल चुके हैं। इसी सूत्र से हम और निकालेंगे कि A/v² का मात्रक बराबर दाब P का मात्रक। वही कर रहे हैं हम, माना A का मात्रक निकालना था तो A/v² का मात्रक बराबर दाब P का मात्रक। तो A का मात्रक बराबर क्या होगा, P इंटू ये v², यहाँ जाके इंटू में आ जाएगा इसके साथ। तो A का मात्रक बराबर P इंटू v² का मात्रक। तो A का मात्रक बराबर क्या आएगा, P का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। V माने आयतन, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3 या घन मीटर, और इसका स्क्वायर है तो इस घन मीटर का भी, मीटर की घात 3 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो एक का मात्रक क्या आ गया, ये हो गया न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 6। अब मीटर की पावर 2 हर में, मीटर की घात 6 अंश में। तो इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, ए का मात्रक बराबर आएगा न्यूटन मीटर की घात 4। ठीक है, वैसे हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ए का मात्रक डायरेक्ट बीमा से भी निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा। अगर हम बीमा से मात्रक निकालें तो ए का मात्रक बराबर हो जाएगा, एम को लिखिए किलोग्राम
एल को लिखिए मीटर और टी को लिखिए सेकंड। तो एक तरीका ये भी है डायरेक्ट निकालने का कि ए का मात्रक बराबर किलोग्राम मीटर की घात 5 और सेकंड की घात -2 वो, और ये न्यूटन मीटर की पावर 4, ये सब सेम है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला टर्म लेंगे वो v माइनस बी वाला, कि उसमें v की विमा बराबर b की विमा। ठीक है, क्योंकि v माइनस बी का अर्थ है कि v और b समान राशियाँ रहेंगी, तो v घट रहा है, v में b घटा रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब है जो b की विमा होगी वही v की विमा होगी, क्योंकि समान विमा वाली राशियाँ ही घटाई या जोड़ी जाती हैं। तो b की विमा बराबर v की विमा, तो b की विमा बराबर क्या आ गया, v की विमा माने आयतन, आयतन की विमा क्या हो गया, l की पावर 3, तो b की विमा आ गया l की पावर 3। इसी से हम b का मात्रक निकाल देंगे, b का मात्रक बराबर क्या होगा, b का मात्रक बराबर आयतन v का मात्रक, क्योंकि समान मात्रक वाले ही जोड़ियाँ घटाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर v माइनस बी आया, तो यानी b की मात्रक बराबर v का मात्रक, b का मात्रक आ गया क्या, मीटर की घात 3, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3 या घन मीटर। तो हमें यहाँ से b की विमा और b का मात्रक मिल चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने विमाओं के उपयोग से किसी नियतांक की विमा और मात्रक ज्ञात किए। अब विमाओं की रीति की कुछ सीमाएं हैं, यानी विमीय विश्लेषण की भी कुछ अपनी लिमिट हैं, उससे हम हर प्रकार का सूत्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उससे हम प्रत्येक, जैसे किसी सूत्र में नियतांक आते हैं, विमाहीन नियतांक आते हैं, तो उन नियतांकों के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कुछ उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, कुछ अपनी सीमाएं हैं उसकी। ठीक है, तो देखिए क्या सीमाएं हैं, या दोष भी कह सकते हैं हम कि विमीय विधि के दोष क्या हैं या उसकी सीमाएं क्या हैं। ऐसे सवाल आते विमीय विश्लेषण के या विमीय विधि के दोष या सीमाएं बताइए, तो हम पहला दोष क्या है इसका, या सीमाएं, इसकी लिमिटेशन क्या है कि इस रीति से किसी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी हमने पिछले सूत्र में सूत्र की डेरिवेशन में एक नियतांक आया था k, तो k का मान हम प्रयोग करके ही ज्ञात कर पाएंगे। हम विमीय विधि से किसी उस नियतांक k का मान ज्ञात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यानी विमीय विश्लेषण की विधि से किसी सूत्र में आने वाले विमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया सकता। जैसे हमने k का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया, विमीय विश्लेषण से उसका मान ज्ञात नहीं किया था अभी जो आवृत्ति वाले सूत्र में। इसी का एक फिर दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, दूसरा दोष क्या है कि इस रीति से केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए सकते हैं। यानी विमीय विधि से केवल हम उन भौतिक राशियों के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं कि अगर कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर अगर कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों के गुणा या भागफल के द्वारा प्राप्त की जा रही है, तो तब ही हम उस भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी समीकरण में अगर क्या आ रहा है, जोड़ने या घटाने संबंधी पद आ रहे हैं किसी सूत्र में, तो तब ऐसे सूत्र जिनमें जोड़े या घटाने वाले पद आते हैं, उन सूत्रों की स्थापना हम विमीय विधि से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यह है गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस सूत्र में हम इस सूत्र की स्थापना विमीय विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ut और हाफ at स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है, तब जाके s आ रहा है। ठीक है, तो इसकी स्थापना विमीय विधि से नहीं हो पाएगी। या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s या v इक्वल टू यू प्लस at, जो गति के तीनों समीकरण हैं, वो विमीय विधि के द्वारा प्राप्त नहीं किया सकते हैं, क्योंकि उसमें उन सूत्रों में कुछ पदों को आपस में जोड़ा जाता है। तो जिन भौतिक राशियों के सूत्रों में पदों को आपस में जोड़ा या घटाया गया हो, उन भौतिक राशियों के सूत्र विमीय विधि से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इसका दोष है कि यदि कोई भौतिक राशि 3 या उससे अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तब ही हम उस राशि का सूत्र विमीय विधि से निकाल सकते हैं। अगर माना कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है, तो ऐसी दशा में हम उस भौतिक राशि का सूत्र नहीं निकाल पाएंगे विमीय विधि से, क्योंकि हम विमीय विधि में हम देख रहे थे कि उसमें हम MLT का ही प्रयोग कर रहे थे। तो उसमें MLT यानी 3 उसमें संकेत आ रहे थे। ठीक है, तो उन 3 अज्ञात राशियाँ आएंगी, उसमें ABC आ रहे थे, तो 3 अज्ञात राशियों के मान को ज्ञात करने के लिए उसमें 3 समीकरण हमको मिल रही थी। परंतु अगर वहाँ पर अगर कोई भौतिक राशि 3 से माने 5 राशियों पर डिपेंड करती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें वहाँ पर 5 राशियों पर अगर निर्भर कर रही है, तो हमें वहाँ पर 5
नियतांक मिलेंगे ए बी सी डी ई, अतः उन 5 नियतांकों के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 5 समीकरणों का होना जरूरी है, जो कि इस विधि से संभव नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो ऐसी दशा में विभेद विधि से उस सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से इसका एक दोष और है कि इस रीति से हम लघुगणकीय, चरघातांकीय या त्रिकोणमितीय आदि पदों वाली समीकरणों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अगर किसी सूत्र में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहे हैं, त्रिकोणमितीय टर्म यानी साइन थीटा, टेन थीटा या कुछ ऐसे पद आ रहे हैं, ठीक है, या लॉग वाला कोई पद आ रहा है उसमें, या ई की घात वाला कोई पद आ रहा है, ई माने वो चरघातांक की संख्या जिसका मान 2 और 3 के बीच होता है, स्मॉल ई का मान। ठीक है, अगर ये वाला ई, इसे हम चरघातांक की संख्या कहते हैं, इसका मान 3 से छोटा 2 से बड़ा होता है, ये अपरिमेय संख्या, ये इसे चरघातांक की संख्या कहते हैं। तो अगर किसी भौतिक राशि के सूत्र में ई आ रहा है या लॉग आ रहा है, लॉग आगे मानो कोई भौतिक राशि, सपोज लॉग एफ है, ठीक है, या त्रिकोणमितीय टर्म आ रहे हैं किसी भौतिक राशि के सूत्र में, तो ऐसे सूत्रों का विश्लेषण या इनकी स्थापना विमेय विधि से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आंकिक प्रश्न हैं, तो इनको कुछ आंकिक प्रश्नों हम करेंगे इसमें बाद में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।